हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर 5 एनसीईआरटी में क्लास 9 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 में ज्यामिति के बारे में हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाएंगे। इसमें कुछ अभिगृहित और अभिधारणाएं हैं, उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा जो चैप्टर है ज्यामिति, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, यानी हमें इसमें ज्यामिति के बारे में जानना है। तो ज्यामिति जो है, ज्यामिति हिंदी हिंदी शब्द ज्यामिति है, जो अंग्रेजी शब्द के जियो, जिसे हम अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। और जियोमेट्री जो है यूनानी शब्द जियो और मेट्रीन से, जियोमेट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के जियो और मेट्रीन से हुआ है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी अथवा भूमि, और मीट्रिन का मतलब होता है मापना। अर्थात हम यह कह सकते हैं ज्यामिति के अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं? ज्यामिति के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं भूमि के मापन से। अभिप्राय है, अब भूमि का मापन का मतलब भूमि में क्या होता है, भूमि में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं, समतल होते हैं, किनारे होते हैं। तो प्राय ये इसका अध्ययन, तो पृष्ठ, किनारे, बिंदु, समतल, तल, पृष्ठ, ये सब सारी चीजों का इसके अंतर्गत इसमें हम अध्ययन और उनका विश्लेषण करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यामिति का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? थेल्स को। किसको जाता है? थेल्स को जाता है। इसके बारे में ये स्टूडेंट्स ये माना जाता है, ऐसा मिला है कि बहुत लगभग 300-400 ईसा पूर्व लोगों को ज्यामिति के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं थी। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को क्या करती थी, उनको आने वाली जो पीढ़ी होती थी वो पहले पीढ़ी के ज्यामिति का अर्थ या उसके उपयोग को या इसके गुणों को वो संकेतों के द्वारा जान पाते थे, अर्थात एक धरोहर के रूप में चलती थी। लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ती गई, इसका विकास होता गया। जिनमें यूनानी जो थे वो प्रथम पर थे, इसलिए थे क्योंकि यूनानी जिस ज्यामिति का अर्थ को लिखते थे, जिसका प्रयोग करते थे, उसका वो जांच करना भी चाहते थे और जांच करते थे, यानी निगमन करने में वो ज्यादा भरोसा रखते थे। तो यूनानी गणितज्ञ सबसे पहले थेल्स थे, जिन्होंने जिन्होंने सबसे पहले ज्यामिति का प्रूफ दिया। प्रूफ मीन्स उत्पत्ति, सबसे पहले प्रूफ थेल्स ने दिया। और इनका जो जो उत्पत्ति था वो ये था कि वृत्त के व्यास को, ये मेरा व्यास है ना, जो केंद्र से जाए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए और सेंटर से जाए, उसे हम व्यास कहते हैं। तो इन्होंने ये दिया कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास को दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब जितना बड़ा ये होता उतना बड़ा ये इसको इन्होंने प्रूफ करके दिखाया। इसके बाद थेल्स के फेमस और प्रसिद्ध शिष्य जो थे पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया, पाइथागोरस प्रमेय दिया, और उनके और अन्य साथी थे जिन्होंने ज्यामिति के गुणों का खोज किया और उसके अध्ययन को आसान बनाया। उसके पश्चात ये स्टूडेंट्स क्या हुआ कि मिस्र के गणितज्ञ थे जिनका नाम यूक्लिड था, जिनके अभिधारणा और अभिगृहित के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यूक्लिड मिस्र के थे, जो अलेक्जेंड्रिया में गणित के शिक्षक थे। इन्होंने गणित के शिक्षक का पूरा ज्ञान प्राप्त अर्जित करके, एकत्र करके, उन्होंने उसका क्रम व्यवस्थित किया, एक पुस्तक का निर्माण किया जिसमें कुल 13 अध्याय थे। और जिस पुस्तक को व्यवस्थित किया उसका नाम था एलिमेंट्स। क्या नाम था? एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया, और इसमें कुल 13 अध्याय थे, और प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन में आ सकता है कि एलिमेंट्स को किसने लिखा या एलिमेंट्स को व्यवस्थित किसने किया, तो आपका आंसर होगा यूक्लिड ने। या ऐसा भी हो सकता है कि यूक्लिड कहाँ के थे, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? यूक्लिड कहाँ के थे? मिस्र के थे। यूक्लिड कहाँ के थे? मिस्र के थे। ये कहाँ पर शिक्षक थे, तो आपका आंसर होगा मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के शिक्षक
में शिक्षक थे। किसके शिक्षक थे? गणित के शिक्षक थे। इन्होंने किसका व्यवस्थित किया? तो आप उसका आंसर होगा एलिमेंट्स पुस्तिका को व्यवस्थित किया। उसमें कितने अध्याय थे? 13 अध्याय थे। एलिमेंट्स पुस्तक में जिसको व्यवस्थित किया गया, जिन 13 अध्यायों को व्यवस्थित किया गया, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा पुस्तिका कहते हैं। प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहते हैं। तो इन्होंने यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड की जो अभिधारणा है, जो अभिगृहित है, उसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। चलिए, इन्होंने यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित को बताया दिया, जो यहाँ हम बोर्ड पर लिखे हैं। प्रत्येक को बारी बारी से हम समझाएंगे। देखिए, पहला, अब देखिए, हम बार बार पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। प्रमेय क्या है? अभिधारणा। अभिधारणा का मतलब होता है कल्पना प्लस अभिगृहित। हम अपने कल्पना को अभिगृहित से जोड़ते हैं। कल्पना का मतलब होता है जो हम कल्पना कर सकते हैं जिसके बारे में, उसको, प्लस अभिगृहित का मतलब होता है ब्रह्मांड सत्य या सार्वभौमिक सत्य। दोनों को मिलाने से जो रिजल्ट, जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है, उसी को हम प्रमेय कहते हैं। अब यूक्लिड अभिगृहित क्या है? पहला नंबर है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ये एक अन्य वस्तु सी है। ठीक है ना? अब जो ए है ये सी के बराबर है। वस्तु ए बराबर है वस्तु सी के, और वस्तु बी बराबर है वस्तु सी के। तो जब यहाँ देखिए क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ जो ए है, ये भी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है। अर्थात ए और बी दोनों सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर होगा बी के, है ना? नहीं समझ में आया? चलिए, जैसे मान लेते हैं कोई रेखा है, ये कोई रेखा है। ठीक है ना? ये मान लेते हैं कोई रेखाखंड है, इसकी लंबाई 5 है। इसको हम मान लेते हैं ए बी। ये कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई है सी डी, इसकी भी लंबाई 5 है। एक अन्य कोई रेखाखंड है जो है ई एफ, इसकी भी लंबाई 5 है। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब ये भी इसके बराबर है। अब यदि लिख दिया जाए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और ई एफ बराबर सी डी, तो इसका मतलब आपके क्या समझ में आया? इसका लंबाई हमें नहीं पता है, इसका भी लंबाई हमें नहीं पता है। चलिए, हमने लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। ए बी और सी डी, ए बी भी ई एफ के बराबर है। ठीक है? ए बी भी सी डी के बराबर है और ई एफ भी सी डी के बराबर है। ठीक है ना? अब ये देखिए, तो ये हमने दोनों को सी डी माना, इसको हम 5 मान लेते हैं। तो जब ये 5 है और ए बी सी डी के बराबर है, इसका अब ए बी किसके बराबर है? सी डी के। तो जब सी डी 5 है तो ए बी 5 होगा। उसके बाद में ई एफ बराबर है सी डी के। तो जब सी डी 5 है तो अब ये इसके बराबर है तो ए बी 5 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब ए बी सी डी के बराबर है, ई एफ सी डी के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ये हो गया अभिगृहित नंबर पहला। दूसरा दिया है, यदि दो बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। करा, यदि दो बराबर, कोई भी राशि है, यदि दोनों बराबर है और उनमें बराबर जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद जो पूर्ण मतलब जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो भी बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं 4/2 बराबर है 2, है ना? अभी आप 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। समझ में आ रही है ना? देखिए, अभी आप 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? तो ये इसके बराबर है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि दो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो ये इसके बराबर है। अब बराबरों में जोड़ा जाए मतलब यदि 4/2 को हम 3 में जोड़ें और 2 को भी 3 में जोड़ें, ये इसके बराबर है। और इन दोनों बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो इसको हम काटेंगे तो 2 ही आएगा। 2 + 3 बराबर 2 + 3, 5 बराबर 5। तो जो पूर्ण मिला, पूर्ण क्या मिला? 5।
तो 5 ये भी मिला, 5 ये भी मिला, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए एक और देखते हैं, मान लेते हैं 5 बराबर 5 है, ये दोनों बराबर है ना। अब यदि इसको किसी बराबर में जोड़ा जाए, जैसे इसको 2 में जोड़ा जाए, तो 5 को 2 में जोड़ें तो इधर भी 7 आएगा, इधर भी 7 आएगा। समझ में आया। तो ये इसके क्या हुआ, बराबर। बराबर को बराबर में जोड़ा गया तो जो पूर्ण मिला, पूर्ण का मतलब जोड़ने के बाद जो मिला वो क्या हुआ, बराबर ही हुआ। ठीक। या आप ऐसा नहीं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है 1 किलो का है, और ये भी कोई वस्तु है, ये भी 1 किलो का है। कोई दूसरी वस्तु है जो 500 ग्राम का है। अब यदि इस 500 ग्राम को इधर भी जोड़ें और इस 500 ग्राम को इधर भी जोड़ें तो इधर भी होगा 1.5 केजी, इधर भी होगा 1.5 केजी। तो जो ये जोड़ने के बाद जो हमें पूर्ण मिला ये भी क्या हुआ, बराबर हुआ। समझ में आया। चलिए अब अपग्रेड नंबर तीसरा देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और समझते रहिएगा। तीसरा नंबर में दिया है, यदि दो बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल बराबर होते हैं। यदि दो बराबरों को, जैसे मान लेते हैं ऐसे मान लीजिए है 8, ये भी 8 है, ये इसी के बराबर है ना, है बराबर कि नहीं है। यदि दो बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, जैसे मान लीजिए 16 में से इसको घटाएं और इसको भी 16 में से घटाएं, तो घटाने के बाद जो शेष बचेगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ कितना बचेगा, 8। क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। फिर देखिए चौथा नंबर है, वे वस्तुएं जो बराबर संपाती होती हैं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती, संपाती का मतलब एक में ही निहित हो। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है ना, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये क्या है, ए बी, ठीक है ना, ए बी 8 सेंटीमीटर का रेखा है। इसी में एक अन्य रेखा को समाहित कर दिया जाए, या मान लीजिए कोई एक डोरी उठाकर इसी पे ऐसे रख दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये भी है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इसी में एक रेखा और हमने डाल दिया, ठीक है ना, एक तो डोरी ले आए और डोरी को हमने ऐसे इसी पर रख दिया और ये बराबर इसी पर बैठ गया, तो ये इसके क्या हो गया, संपाती, मतलब उसी लाइन में स्थित है, ठीक है ना। तो अब देखिए सी स्थित है ए पर और डी स्थित है बी पे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए बी बराबर होगा सी डी के, ठीक है ना। अर्थात ए बी का मान 6 है तो सी डी का मान भी 6 होगा। ये है हमारा चौथा। पांचवा है, पूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण भाग का मतलब, जैसे मान लीजिए पूर्ण भाग का मतलब कोई भी पूर्ण भाग अपने भाग से छोटा होता है। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया 4 + 2 = 6, तो ये इसका हो गया पूर्ण, है ना। तो ये जो 6 है ये 4 से भी बड़ा है और जो 6 है 2 से भी बड़ा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 धन 1/2, तो बराबर मिलेगा 2/2, है ना। नीचे का बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, 1 1 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा। तो ये जो मुझे 1 मिला, ये 1 इस भी 1/2 से बड़ा है, या ये 1 इस 1/2 से बड़ा है। या देखिए 1/2 धन 1/3, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 2 3 6, तो हमें क्या मिला, 5/6 मिला। अब ये जो 5/6 मिला, ये 5/6 क्या है, 5/6, 1/2 से भी बड़ा है, और 5/6 जो है ये क्या है, 1/3 से भी क्या है, बड़ा है। बात समझ में आई। अभी देखिए, अभी आप 5 में 6 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0.0, 6 8 जा 48, है ना। अब आप 1 में भाग देंगे 3 से, तो 0.033 जा 9। अब आप 1 में भाग देंगे 2 से, तो 0.025 जा 10। आप देख सकते हैं यहाँ 0.5 है, ये 0.3 है, 0.8 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 5/6 जो मेरा है ये क्या है, 0.8 के बाद कुछ और आएगा, और ये 0.33 आएगा, ये 0.5 आएगा, ये 0.8 के बाद कुछ और, तो पॉइंट के बाद 8, पॉइंट के बाद 5, तो इससे बड़ा है कि नहीं। तो यही ये कह रहा है
कि जो पूर्ण भाग होता है, ठीक, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो इसको हमने जोड़ा, ये 5/6 आया। अब ये पूर्ण हो गया, ये जो है ये 1/2 से भी बड़ा होगा और 1/3 से भी बड़ा होगा, और ये सही भी है, ठीक है। उसके पश्चात है, एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने क्या होते हैं? एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं। ये भी सत्य ही है, एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है ना, ये भी मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक। अब ये दोनों एक ही वस्तु है, दोनों एक ही वस्तु है। कहने का मतलब, यदि इसको हम रिंग मान लें, रिंग जो औरतें पहनती हैं, कंगन मान लेते हैं, ये भी रिंग है ना। अब मान लेते हैं इसका जो व्यास है ये 6 है, इसका भी व्यास क्या है? 6 है। अब इसका दुगुना, तो जब दुगुना हम कर देंगे तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? जब दुगुना करेंगे तो 6 गुणे 2 बराबर 12, तो ये 12 होगा। ये भी कितना होगा? ये भी 6 दूनी कितना होगा? 12 होगा। तो ये दोनों यहाँ भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। एक ही वस्तु, ये दोनों एक ही वस्तु है। इसका दुगुना 12, इसका दुगुना 12, क्या हुए? बराबर। तो वही ये कह रहा है, एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं। लास्ट है 7 अभिगृहित है, एक ही वस्तुओं के आधे बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका जो वजन है ये मान लेते हैं 1000 ग्राम है। अब इसका जब हम आधा करेंगे तो आधा करने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 500। कितना आएगा? 500। अब इसको हम 2 भाग में काटें तो एक भाग मुझे ये मिलेगा और एक भाग मुझे ये मिलेगा। ये कितने का होगा? 500 का। ये कितने का होगा? 500 ग्राम का, है ना। तो ये भी 500 ग्राम, ये भी 500 ग्राम, क्या हुआ? बराबर हुआ। आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे और आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो मेरा एक्सरसाइज है उसका वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों को समझाने का बेहतर प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके समझ में आए। आप लोग जो मुझे अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस देते रहिए। मेरा एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है तथा आप लोगों के उच्च शिक्षा के लिए समर्पित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।